अस्सलाम वालेकुम। तमाम सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम। स्माइल विद सारा में आप सबको खुशामदीद। एंड वंस अगेन हम लोग एक इट्स रियली सैड जो इंसिडेंट हुआ था PK 8303 का जो फ्लाइट क्रैश हुआ था उसका जो हमने बात की थी, जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कोर्स यूके से करके आए थे विंग कमांडर जफर इकबाल, उनसे हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी। वो मैं आपको लिंक नीचे देती हूँ, वो आप वीडियो जाकर देखें। और अभी इनिशियल रिपोर्ट आई है इसकी। इनिशियल रिपोर्ट जो है, प्रेसिडेंट एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ऑफ सिविल एविएशन एयर कमांडर उस्मान गनी अपने 2 मेंबर्स के साथ फ्रांस गए। फ्रांस जाके उन्होंने जो कंपनी एयरबस हेडक्वार्टर्स है वहां से डीकोड करवाया फ्लाइट का जो डेटा रिकॉर्डर है और कॉकपिट का जो वॉइस रिकॉर्डर है। और उसके बाद जो इनिशियल रिपोर्ट आई उसकी जो है वो मेरा ख्याल है, हम विक्टोरिया जफर इकबाल से ही हम बात करते हैं। उसमें सैडली वो रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं बोथ द कॉकपिट क्रू एंड द ATC। तो हम अपने साथ रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप कैसे हैं? थैंक यू, बिल्कुल गुड। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी वंस अगेन। बस वेरी सैड ऑन दिस एक्सीडेंट जो कि हुआ। हम प्रोग्राम तो करते हैं लेकिन ये है कि बहुत दिल में तकलीफ होती है और काश ये एक्सीडेंट ना हुआ होता। और हम सब लोगों के लिए बहुत दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए और जो उनके बाकी पीछे लोग हैं उनको सब्र अता फरमाए और आइंदा ऐसा कोई एक्सीडेंट ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो मिस्टर गुलाम सरवर खान जो मिनिस्टर फॉर एविएशन है, उन्होंने इनिशियल रिपोर्ट जो दे दी उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबल ठहराया बोथ द पायलट्स एंड एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले जो हैं। तो उसके बाद मतलब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और उन्होंने कहा कि इक्विपमेंट फेलियर का अभी तक मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कहा कि कोई उनको नजर आ रहा है ऐसा। तो आपसे मैं पूछूंगी कि क्या मतलब है कि हम इक्वली रिस्पॉन्सिबल करेंगे पायलट को और ATC वालों को? देखिए, सबसे पहले जो बात समझने वाली वो ये है कि जो आदमी जहाज उड़ा रहा होता है, जिसके हाथ में कंट्रोल होता है, हमेशा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये ऐसा सिलसिला होता है कि अकेला पायलट आजकल जहाज उड़ान नहीं उड़ाता, बल्कि रेडार उसके साथ साथ उसको हेल्प करता है। और जो रेडार की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पायलट के ऊपर बाइंडिंग होती हैं, यानी उसके से आप दाएं बाएं नहीं हो सकते। अगर रेडार आपको कहता है टर्न लेफ्ट डू दिस, आपको टर्न लेफ्ट करना पड़ता है। रेडार आपको कहता है कि आप 5000 फुट पे लेवल ऑफ कर जाएं, वो बाइंडिंग है कमांड, आपको 5000 फुट पे लेवल करना पड़ता है। क्योंकि जितनी ट्रैफिक होती है दाएं बाएं से, जितने जहाज आ रहे होते हैं, उन सबको तो कंट्रोलर देख रहा होता है, पायलट नहीं देख रहा होता। लेकिन ये ज्यादा चीज इसलिए होती है जबकि अगर मौसम खराब हो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो। लेकिन ये जो हादसा हुआ इसमें मौसम भी बेहतरीन था और ट्रैफिक भी ना होने के एक आधा जहाज ही और उड़ रहा तो था। वही मेरा तो इस क्वेश्चन है कि किस हालत में आप पायलट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे और किस हालत में अगर हम ATC वाले दोनों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें डिफाइन करते हैं? जी, अगर तो मौसम इतना खराब हो कि पायलट देख ही नहीं सकता कुछ, ठीक है, तो फिर पायलट जो भी रेडार कंट्रोलर है, अप्रोच कंट्रोलर, वो और ग्राउंड कंट्रोल अप्रोच कंट्रोलर जो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि एग्जैक्टली तुम डिसेंड करो, लेट से 5000 फुट पे अब लेवल ऑफ हो जाओ, क्योंकि वो बाकी ट्रैफिक को वो उस वक्त वो बता रहा होता है कि भाई आपने दूसरे जहाजों को भी कंट्रोल कर रहा होता है। और अगर क्योंकि पायलट को तो नजर नहीं आ रहा, पायलट उसके सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं। फिर यहाँ तक के बाद का जो ILS-3 है, जहाँ विजिबिलिटी 0-0 हो जाती है, तो वो पायलट को टच डाउन तक ले आता है, तो वहां तो कंट्रोलर की सारी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर जो जहाज की स्पीड मेंटेन करना, फिर कंट्रोलर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, वो तो पायलट की जिम्मेदारी है, पायलट के हाथ में कंट्रोल है। ठीक है, अगर वो कंट्रोलर उसको कह रहा है कि आप 10,000 फुट पे डिसेंड करें और पायलट जो है वो 12,000 फुट तक पे लेवल ऑफ कर जाए और नीचे ना हो, तो पायलट जिम्मेदार हो गया। अगर उसने स्पीड मेंटेन करनी है 130, लेकिन वो स्पीड उसकी हो 210, तो पायलट जिम्मेदार हो गया। सो दोनों की बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियर हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो अगर ATC वाला दे रहा है अंडर रेडार, उसको टच डाउन तक भी ला रहा है, तो वो जिम्मेदार है। लेकिन जहाज को उड़ाने का जिम्मेदार तो पायलट है। जो अप्रोच प्लेट्स हैं वो पायलट के हाथ में है। अगर मौसम बिल्कुल ठीक है तो पायलट भी हर चीज को देखता है, नोटिस करता है और अल्टीमेटली वो कंट्रोल्स में बैठा हुआ है।
वो पायलट को उसको कह सकता है एटीसी को कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर किसी मामले में वो कहता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं चीजों को कंट्रोल कर लूंगा और कोई और ट्रैफिक नहीं है और एटीसी वाला उसकी बात को छोड़ देता है, तो ठीक है, फिर पायलट जिम्मेदार। अच्छा, तो एटीसी जो है, क्या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो देखे कि लैंडिंग गियर जब अप्रोच हो गया एयरक्राफ्ट, तो लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं है, या ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एटीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है, क्योंकि एटीसी बाज औकात 4-5 किलोमीटर दूर लोकेटेड होता है टच डाउन पॉइंट से, ठीक है। और ये तो बड़ा कम है कि भाई विजिबिलिटी 4 या 5 किलोमीटर से ज्यादा आपको मिल जाए। ये जो मगरब के ममालिक हैं, सूजन यूरोप, वहां तो धुंध होती है, बारिश हो रही होती है, तो उनको जहाज नजर ही नहीं आ रहा होता जब वो अप्रोच पे लैंडिंग के लिए आ रहा होता है, ठीक है। तो एक कॉल पायलट करता है कि फाइनल्स 3 ग्रीन्स। 3 ग्रीन्स का मतलब कि जहाज के तीनों पहिए डाउन एंड लॉक्ड है और जहाज के अंदर कॉकपिट के अंदर उसको 3 ग्रीन लाइट्स नजर आ रही हैं, विच आर इंडिकेटिंग के पहिए नीचे हैं, डाउन एंड लॉक्ड है, ठीक है। वो तो इतनी दूर बैठा होता है बाज औकात के उसको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता। पायलट जहाज लैंड कर जाता है, रनवे के ऊपर भी नजर नहीं आ रहा होता उसको, कंट्रोलर को, और वो रिडार के ऊपर उसको गाइड कर रहे होते हैं। सो ये टोटल जिम्मेदारी मॉडर्न फ्लाइंग में, मॉडर्न कमर्शियल फ्लाइंग में पायलट की जिम्मेदारी। So how the ATC knew that he was very high? ये कैसे डिटरमिन करते हैं? जी, वो इस तरह कि ये चार्ट्स होते हैं बने हुए। ये मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा, मैं मूव करूंगा, चार्ट दिखाऊंगा ताकि आपको नजर आए। जेप्सन एक कंपनी है एविएशन की जो कि सारी दुनिया की एयरफील्ड्स के चार्ट्स बनाती है, अप्रोच प्लेट्स, टेक ऑफ के लिए, डिपार्चर चार्ट्स, स्टार उसको कहते हैं, अराइवल चार्ट्स, और हर रनवे का बिल्कुल डिटेल, एब्सोल्यूट डिटेल। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। मसलन आपको ये सही नजर आए तो बताइएगा आप। थोड़ा सा भी क्लियर नहीं हुआ। आप इसे अगर नहीं है नहीं। ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ कराची पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये कराची एयरफील्ड है जिसका ये चार्ट है और वो पाकिस्तान मुल्क में है। जेप्सन ये वो कंपनी है, ठीक है। ये डेट देखेंगे किस डेट को ये इशू हुआ, 17 जनवरी 20। इफेक्टिव कब से? 30 जनवरी से, 13 दिन के बाद, ताकि सबको मिल जाए। ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और लोकलाइजर वो भी तकरीबन एक ही चीज है। रनवे 25 लेफ्ट, कि वहां 2 रनवे है, 25 लेफ्ट और 25 राइट। तो ये देखें उसकी ये लिखा हुआ है कि 25 लेफ्ट का ये देखें उसकी दी हुई है फ्रीक्वेंसीज, ग्राउंड अप्रोच की फ्रीक्वेंसी देखें, ग्राउंड की टावर की फ्रीक्वेंसी ये देखें दी हुई है, कराची अप्रोच की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी हर चीज डिटेल में बयान की। फाइनल अप्रोच कोर्स क्या है कि आप जब वो एक्चुअल रनवे 25254 होगा, तो यानी इतना डिटेल से एयरपोर्ट एलिवेशन देखे लिखी हुई है, रनवे लिखा हुआ है 8-9, तो यानी हर चीज जो है वो डिटेल में बयान की गई है। और ये देखें फिर ये बताई गई है कि यहाँ हाईएस्ट ग्राउंड कितना है, ये हाईएस्ट ग्राउंड यहाँ कितना है, यहाँ हाइट कितनी है, यानी इतनी डिटेल में ये चार्ट बना हुआ एवरीथिंग। अब ये देखें, ये इसने बताया कि जी ये जो एरिया है इसमें मैक्सिमम आपका फ्लाइट लेवल 7000, यानी 7000 फीट से मैक्सिमम ये आपने हाइट मेंटेन करनी है 7000 फीट, इसके ऊपर नहीं होना। अच्छा, ये इसकी ना अप्रोच का एक डायरेक्शन में बनाई है, ये आपको नजर आ रहा है, ये रनवे बने हुए जो जिसके ऊपर मैं दिखा रहा हूँ, ये रनवे नजर आ रहा है आपको? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा से रिपीट करें। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है कि ये रनवे बने हुए यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये रनवे से अब ये अप्रोच है, ठीक है, कि आपने अगर ये रनवे पे लैंड करना है तो इस साइड से आप आएंगे, और आप देखें ये लिखा हुआ है 0.6 डी का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस जो उसको DMEM कहते हैं, कि ये डिस्टेंस 0.64, 6.1, ठीक है। हर चीज का डिस्टेंस एक एक पॉइंट का दिया हुआ है, एक्यूरेटली बताया गया चार्ट में सब कुछ, इतना इतना एक्यूरेट। अब मैं इसका ना पार्ट 2, वो इसका एक प्रोफाइल, ये प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ साइड से, कि वही चीज, ये देखें 7 लिखा हुआ, और ये देखें 7 यहाँ लिखा हुआ, और ये 3000 फीट लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? 3000 फीट नहीं नहीं आ रहा अभी थोड़ा। अब देखें, अब देखें, आप पेन से टच करें जहां 3000 लिखा है। ओके, यस यस, नाउ आई
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा लेफ्ट ओके, पे करें, बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्ट, बिल्कुल, परफेक्ट। ओके, इसका मतलब ये है कि ये जो वे पॉइंट है जिसका नाम 7 लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि 11 मील के फासले पर है रनवे से, 11 मील, हुँ, उसके ऊपर जहाज को 3000 फीट होना चाहिए। और ये अगर आप कितने थे? 3000, और ये कितने अप्रोच पे आए थे? ये आए, ये उस 2500 फुट ऊपर थे, ठीक है। तो अगर आप 2500 फुट ऊपर हैं, आप यहाँ हैं, तो आप देखें कि यहाँ से अप्रोच आपकी कैसे बनेगी फिर, अगर आपने यहाँ 2000 फीट होना है तो। थोड़ा-सा ये लेफ्ट पे देखें, करें, ठीक, थोड़ा-सा पेपर, हाँ ये जी, देखें, बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल, देखें, अगर आप इतना ऊपर हैं तो आपकी अप्रोच फिर कैसे बनेगी, ये देखें आप, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, ये अप्रोच कहाँ, ये अप्रोच और कहाँ ये अप्रोच, इसीलिए ये जहाज एक टाइम पे 7000 फुट पर मिनट पे डिसेंड कर रहा था, जबकि यहाँ 1500 से 2000 फीट रेट ऑफ डिसेंट होता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये 7000 पे थे, और स्पीड यहाँ होती है 130 से 150 नॉट्स या 160, और ये जनाब 260 नॉट्स पे हो गए थे जब जहाज का इन्होंने नोज डाउन किया हुआ था। तो ये देखें, ये 7 है और ये लाइन बनी हुई है, इसका मतलब है इनिशियल अप्रोच फिक्स। इसका ये मतलब है कि यहाँ आके जहाज ने लैंडिंग के लिए कन्फिगर करना है अपने आप को, यहाँ उसने आके अपने लैंडिंग गियर डाउन करने हैं, अपनी स्पीड को रिड्यूस करना है और फ्लैप्स को नीचे करना है। ये पायलट का यहाँ काम है इस जगह के ऊपर। ये देखें, ये जो ये बना हुआ है, ये इसको कहते हैं इनिशियल अप्रोच फिक्स, कि आपके जो अप्रोच रनवे पे जो आप आते हैं ना, ये डायरेक्शन, इसको अप्रोच कहते हैं, कि अप्रोच टू द रनवे। तो और जी, यहाँ आपको 3000, और ये 2500 फुट ऊपर थे यहाँ। और जब उसने पॉइंट आउट किया टावर ने, तो जब आप वो प्ले करेंगे तो आप देखेंगे वॉइस रिकॉर्डर, तो वॉइस तो ये कहते हैं कि वी आर कंफर्टेबल। अब ये अगर जहाज मैं बैठा हुआ है इधर। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, मैं आप लोगों को भी अगर साथ सुना देते हैं, जी अगर आप सुनाएं, आप सुनाएं, दिखाएं, आप दिखाएं, साथ साथ मैं पॉइंट आउट करूंगा। हाँ, यहाँ स्टॉप करें इसको, जी, सारा इसको स्टॉप करें, जी, स्टॉप जी, करें इसको। कर दिया। अच्छा, देखें, अब ये कह रहे हैं कि वी आर एस्टेब्लिश्ड आईएलएस एंड वी आर आउट ऑफ 3500, हालांकि 3500 भी नहीं था, ये वाज 5500। सो फिर ये क्यों था? यहाँ था जहाज, यहाँ था जहाज, और ये टावर को कह रहा है कि मैं 3500 मैंने इसको होना चाहिए था, और अगर ये 3000 फीट होगा 7 पॉइंट पे, यानी रनवे से 11 मील दूर, तो ये कह सकता है कि मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ। ये यहाँ कॉल नहीं दे सकता कि मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ। अगर ये जहाज इधर है तो, और वो कहता है मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ आईएलएस, ही इज रॉन्ग, बिकॉज वो तो इधर है, और एस्टेब्लिश वो तब हो सकता है अगर वो यहाँ हो, इस पॉइंट पे हो। ओके, अब आपको समझ आई कि जब ये कह रहा है कि मैं एस्टेब्लिश्ड हूँ, तो एक्चुअली दैट इज अ रॉन्ग कॉल, ओके, बिकॉज ही इज 2500 फीट हायर देन व्हाट ही शुड बी। तो हम थोड़ा और सुने आगे। जी, जरा स्टॉप करें, यहाँ स्टॉप करें। जी, मैंने कर दिया, जी बताइए। अब एटीसी ने उसको क्वेश्चन किया है, उसने कहा कि आप तो हाई हैं, आप कैसे करेंगे मैं एस्टेब्लिश हूँ। ये कंट्रोलर ने ठीक काम किया कि इसको कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं नहीं मैं एस्टेब्लिश हूँ और मैं कंफर्टेबल हूँ, यानी वो गलत बात उसको जवाब दे रहा है कि मैं एस्टेब्लिश हूँ। और कंट्रोलर भाईबंदी में इस चीज को कबूल करता है, जो कि बाहर के मुल्क में कोई आदमी कबूल नहीं करेगा इस बात को, बिल्कुल, कंट्रोलर। बिल्कुल। जी, हम अब आगे 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 प्ले सुने, करें। आगे सुनते हैं। जी, अब पीछे वो बीप भी आ रही है ना, जो टाइम चल। जी, अब वो जो बीप, बस इसको स्टॉप कर दें, जी, इसको स्टॉप कर दें, जी, कर दिया, स्टॉप कर दें। कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब ये हुआ ही है कि ये जहाज यहाँ से ऊपर से ये आया नीचे, इसने अपने आप को ये नीचे लेकर आया। तो जब ये नीचे लेकर आया तो इसकी स्पीड इंस्टेड ऑफ बीइंग 150 या 160 में, इसकी स्पीड थी 260 नॉट्स। ओके, और 260 नॉट्स के ऊपर वो जो आ रही है ना बीप, चाइम, वो इसलिए है कि इस टाइम के ऊपर इसके फ्लैप्स नीचे नहीं होने चाहिए थे,
और इसके फ्लैप्स नीचे थे, तो वो शोर में चाह रहा था कि आप फ्लैप्स आपके नीचे नहीं है, और साथ उसके गियर्स भी नीचे नहीं थे। दोनों चीजें क्यों? क्योंकि उसका वो प्री ऑक्यूपाई हो गया कि मैं अपने आप को यहाँ से लाकर, यहाँ ऊपर से लाकर अपने आप को यहाँ ले आऊं, इस थोड़े से टाइम में अपने आप को दुरुस्त कर लूं। और ये इसीलिए हो सकता है कि शायद वो कोई बहुत ही जल्दी में था, बहुत भाग दौड़ में, कि मैं कोई नीचे बात नहीं, पहुंचूं। गो राउंड जब हुआ तो आपका क्या ख्याल है? देखिए अभी तो फाइनल रिपोर्ट हमारी 1 महीने बाद आएगी, जी जिसमें हमें कॉकपिट की वॉइसेस सारी पता चलेंगी। तो आपका जी क्या ख्याल है, ये गो राउंड के वक्त क्या हो रही होगी बातचीत पायलट्स की, और क्या हो रहा होगा अंदर? जी। अब देखें, गो राउंड में तो इमरजेंसी क्रिएट हो गई कि देखें, नॉर्मल लैंडिंग करते, टच डाउन करते, जहाज टच करता, आप उतरते, एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन। आप लोगों को वो एयरोस्टेस कहती है टेम्परेचर इतना है और आप अपने बैग वैग तैयार कर लें उठाने के लिए। अच्छा, अब ये वो जहाज स्क्रैप कर गया और लैंडिंग आपने नहीं की, और वो उसमें से निकलने शुरू हो गए, चिंगारियां निकलनी शुरू हो गई, पावर आपकी कम हो गई, और आपको एकदम एक इमरजेंसी क्रिएट हो गई। तो अब इमरजेंसी जब क्रिएट होती है और आपको पता नहीं कि हुआ क्या, यू आर नॉट श्योर इन दी कॉकपिट, तो आपने गो राउंड किया, फुल पावर भी नहीं आ रही। अब वो दोनों आपस में डिस्कस कर रहे होंगे कि यार ये तो फुल फुल पावर नहीं आ रही, क्या हो गया, इंजन को क्या हो गया, हमने तो हिट कर दिया, पहिए नीचे नहीं। तो उन्होंने देखा होगा अंदर, तो गेयर हैंडल या ऊपर होगा, और उन्होंने देखा होगा कि वहां रेड लाइट होगी, तो उनका हो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। तो अब वो ये बात आपस में डिस्कस कर रहे होंगे, साथ वो टावर से बात कर रहे हैं। सो इमरजेंसी अपॉन इमरजेंसी हो गई होगी कि अच्छा भाई, हमने अब ये इस चीज को आप कैसे हैंडल करें। और सडनली जब आपको पावर नहीं आ रही, अगर आप देखेंगे, अब जब हम इसको प्ले करेंगे ना वॉइस को, तो वो उसको कहता है क्लाइम टू 3000 फीट। अब वो कहता है क्लाइम टू 3000 फीट, और वो देखता है कि वो 3000 फीट क्लाइम नहीं कर पा रहा, 2000 फीट पे भी क्लाइम नहीं कर पा रहा। तो एटीसी उसको क्वेश्चन करता है कि आप तो 3000 फीट पे जाना था, तो वो कहेगा गिव मी 2000 फीट, और 2000 फीट भी क्लाइम नहीं कर पा रहा, 1800 फीट, क्योंकि जो जहाज के जो इंजन है, उस इसके अंदर टरबाइन के ब्लेड्स होते हैं। जब वो जहाज हिट किया नीचे, तो वो ब्लेड आपस में टकराना शुरू हो गए होंगे और इंजन काउलिंग के साथ, तो उसके उसके पावर जो जब तक स्मूथ नहीं वो चल रहा टरबाइन, तो पावर कहाँ से आएगी। तो पावर चूंकि नहीं आ रही थी, तो इस वजह से जहाज 3000 या 2000 फीट भी क्लाइम नहीं कर सका। तो ये इस एट दिस टाइम उनको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए थी कि हम अब जहाज को फ्लाई नहीं कर सकते, ये जहाज क्रैश हो जाएगा। मैं तो आपको कोई ये नक्शा थोड़ा सा, और आपका क्या ख्याल है, कोई ऑप्शन और उनके पास थी? क्योंकि मैं ऑप्शन थी, इजेक्शन तो कर नहीं सकते, तो ऑप्शन थी। मैं आपको दिखाता हूँ मैप दोबारा से, जो मैंने एक हाथ से बनाया है, और आप मुझे बताइएगा कि आपको वो क्लियर नजर आ रहा है कि नहीं। जी अभी एरोज नहीं, अभी थोड़ा नीचे करिए, नहीं थोड़ा और, अब क्या, ठीक है अभी नहीं आ रहा, नजर नहीं। अब देखें, जी जहाँ पेंसिल है वो जगह नजर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अच्छा, ये मैंने रनवे बनाया है, ठीक है, ये रनवे बनाया है, और ये हवाई जहाज बनाया है। जब फर्स्ट टाइम वो लैंड करता है, फर्स्ट टाइम पहले लेफ्ट साइड हिट की, फिर राइट साइड हिट की, उसके बाद इसने गो राउंड मांगा। अब जब ये गो राउंड कर रहा है, ये देखें, ये ग्रीन जो है ना, ये इसका फ्लाइट पाथ दिखा रहा है कि ये टेक ऑफ के बाद कहाँ गया। अगर आप देखें कि बिल्कुल इसके राइट के साथ पीएफ बेस की रनवे है, फैसल, पीएफ फैसल पाकिस्तान एयरफोर्स की, ये प्रॉपर रनवे है इसके साथ, बिल्कुल इसके साथ है। अगर ये उस वक्त बहुत ही होशियारी का सबूत दे देते, तो यकदम यहाँ से ये जहाज राइट टर्न करता है और इसको पीएफएसएल की रनवे के ऊपर बिठा देते, तो ये जहाज बिल्कुल बच जाता। ये एक एक्सट्रीम ऑप्शन थी। खैर, ये बात यहाँ इस वक्त बाद में यहाँ बैठ के एसी लगा के ये बात करना बहुत आसान है। उस वक्त उनके दिमाग में 100 चीजें जा रही थी, लेकिन ये एक ऑप्शन मौजूद था कि अगर एक्सट्रीम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते, तो फटाफट ये जहाज को पीएफ बेस फैसल पे उतार सकते थे। नंबर 2 कि अब जब ये बात नहीं जेहन में आई, कोई बात नहीं, अब उसने लेफ्ट टर्न दिया, आप लेफ्ट टर्न जा रहे हैं, और साथ परेशान हो रहे हैं कि इंजन पावर दे नहीं रहा, पावर नहीं दे रहा, पावर नहीं दे रहा। आप 1800 फुट के ऊपर हैं 3000 की बजाय। तो ये जो रनवे है ना, आप देखें कि ये इसके साथ एक टैक्सी ट्रैक है, डेल्टा टैक्सी ट्रैक, और ये आगे है फॉक्स रॉड। तो ये मैं आपको ना प्रॉपर वो मैं दिखाता हूँ, एयरफील्ड की लेआउट भी दिखाता हूँ, तो आप ये आपको क्लियर हो। ये देखें, इसके साथ ही मैं रखता हूँ एयरफील्ड की लेआउट, कि ये है रनवे 25 लेफ्ट, नजर आ रहा है आपको 25 लेफ्ट लिखा हुआ? नहीं नहीं, ये ऊपर 1 to 1.6।
वन टू ओके, अब देखें, आप पेंसिल पॉइंट आउट करें, पेंसिल से तो हमें पता देखें जहाँ मेरी बिल्कुल पेंसिल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। ओके, ये रनवे है जिसके ऊपर वो आए हैं, आए ये रनवे पर आए हैं, यहाँ से उन्होंने लेफ्ट टर्न किया है, ठीक है। जब लेफ्ट टर्न किया है तो ये देखें, ये टैक्सी ट्रैक है डेल्टा, ये है तो बहुत छोटा लेकिन सीधा है। अगर आप एक्सट्रीम इमरजेंसी में आप कहते हैं कि मैं यहाँ से लैंड कर जाता हूँ क्योंकि कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई जहाज नहीं है, यहाँ रनवे पे आप जहाज उतार देते या यहाँ उतार देते तो चांस था बचने का। और ये तो एक्सट्रीम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, ठीक है, कि आप ये छोड़ दें कि रनवे को छोड़ दें, आपके पास मैं मेरे मुझसे जहाज मेंटेन नहीं हो रहा, पावर नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ लैंड कर जाता हूँ। ठीक है, ठीक है, मोस्ट अनयूजुअल थिंकिंग बट पॉसिबल, प्रैक्टिकेबल एंड इट वुड हैव सेव्ड द डे। ठीक है, अब ये मैं आपको उसको दिखाता हूँ जो नक्शा मैंने हाथ से बनाया, ये थोड़ा बड़ा है, अब नजर आ रहा है आपको ये बिल्कुल आ रहे ग्रीन? हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से देखें, ये है डेल्टा टैक्सी ट्रैक, यहाँ वो जहाज लैंड कर जाता या यहाँ लैंड कर जाता। ये एक एक्सट्रीम चीज है क्योंकि उसको ये बात क्लियर हो गई थी कि मैं यहाँ से जाऊंगा तो इंजन आपस में रगड़ा खा रहे हैं, टरबाइन पावर नहीं आ रही, मैं ये लैंडिंग नहीं कर सकता, ये बात उसको यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए थी। तो मेरा ख्याल है कि वो ये 3 आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस अगर ले लेते, ये फैसल में या लैंड कर जाते, पीएफ बेस फैसल, या ये डेल्टा पे लैंड कर जाते या फॉक्सट्रॉट पे लैंड कर जाते, तो जहाज बचने का इम्कान था। तो बस और कोई और आपसे सर बात पूछूंगी, पाकिस्तान नेशनल एयरलाइंस अपने पायलट्स को जो सिलेक्ट करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया होता है, किस बेस पे ये लोग करते हैं, क्या क्या मतलब क्या इतना सही सिलेक्शन होती है? देखें, एक सिलेक्शन क्राइटेरिया लिखा होता है, पुराने जमाने में 10 मैट्रिक पास को लेते थे, ठीक है, उन दिनों जहाज भी बड़े सादा होते थे, आम पंखे वाले जहाज थे, हल्के हल्के और बड़े जहाज, लेकिन इतनी ज्यादा वो रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। उन दिनों मैट्रिक के लोग ऐसे पढ़े लिखे भी बहुत होते थे। तो बाद में एफएससी कर दिया गया कि जी एफएससी मिनिमम होना चाहिए कि आदमी की एजुकेशन पे, तो जो कि बहुत अच्छी बात थी, उसको अंग्रेजी आती हो अच्छी, क्योंकि हर चीज तो इंग्लिश में लिखी होती है। तो पीआईए में जब ये सिलेक्शन करते हैं तो बड़ी दुनिया, क्योंकि बड़ा ल्यूक्रेटिव जॉब है, वेल पेइंग जॉब है, तो उसके जब ये मेडिकल वगैरह सब कुछ करके उसके टेस्ट करते हैं, उसको सीपीएल वो फ्लाई करता है, कमर्शियल पायलट लाइसेंस उसने क्लब से लिया होता है, यानी कुछ उसने फ्लाई की होती है, तो उसके बाद आके बाकायदा उनका एक साइकोलॉजिकल उनके टेस्ट होते हैं। एक डॉक्टर उनैजा होती थी, UNAIZA, बड़ी मशहूर थी, वो बड़े साल पीआईए में रही, शी वॉज रियली वेरी गुड। तो उन्होंने भी जरूर इनको टेस्ट किया होगा, और बहुत अच्छा हो कि अगर जब एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की जाए पीआईए में तो उनकी भी फाइल उठा के देखा जाए कि उन्होंने क्या पायलट के बारे में किसी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो नहीं किया था, या कोई चीज तो नहीं की थी कि इनको इस चीज का ख्याल रखा जाए। क्योंकि मैंने पीएफ में देखा है कि कई दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने, उसके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उन्होंने ये लिखा कि भाई ये मुमकिन है कि ये आदमी थोड़ा सा जल्दी करता है, या ये थोड़ा सा गुस्सा कर जाता है, या ये फलानी चीज करता है, तो उसको भी पढ़ना चाहिए, उस फाइल को बहुत वेटेज देनी चाहिए कि डॉक्टर उनैजा ने क्या लिखा हो। बिल्कुल, चले जी, जी, थैंक यू वेरी मच। एक और मैं प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ, आप टाइम दें, कि ये एक ऐसा भी टाइम बीच में गुजरा है जबकि जुल्फकार अली भुट्टो साहब वज़ीर आज़म बने, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने एक नारा लगाया था, रोटी कपड़ा और मकान, और सिंध उनका वोट बैंक था, तो उन्होंने बहुत सारे सिंधियों को जो सिर्फ अपना नाम लिख सकते थे या साइन कर सकते थे, उनको पीआईए में शुरू कर दिया भर्ती करना। और एक फिर टाइम आया जब उनकी बेटी वज़ीर आज़म थी बेनज़ीर भुट्टो, और उनकी एक सेक्रेटरी होती थी और एक उनके वजीर थे एनडी खान, जिनको कहते थे नथिंग डूइंग खान। तो उन लोगों ने पीआईए में लोगों को भर्ती करने का काम अपने जिम्मे ले लिया, और इट वाज वेल नोन, अखबारों में ही आया करता था, ठीक है, कि वो बहुत सारे, वो लाखों रुपए लेके लोगों को भर्ती करते थे। तो उन दिनों पीआईए का बहुत लेवल गिरा और पायलटों ने भी एहतजाज किया। फिर एक टाइम आया कि पायलटों ने कहा कि हमारी सिर्फ औलादें भर्ती होगी। तो ये उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसको स्टडी करना चाहिए कि क्यों भाई पायलटों की सिर्फ औलादें क्यों भर्ती होगी, बाकी पाकिस्तान का क्या होगा, और क्यों लोग मिस्टर एनडी खान साहब पैसे लेके लोगों को भर्ती करेंगे, और क्यों डॉक्टर नेजा की रिपोर्टों को डिसरिगार्ड किया जाएगा। ये सारी चीजें भी स्टडी करने वाली हैं, क्योंकि डेफिनेटली इकबाल ने रेस किया है कि जो जितना उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं
इनके जो कॉकपिट क्रू की वो भी देखी जाए इस पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी। ऑफ कोर्स दे विल डेफिनेटली हेल्प, ये करेंगी इस इन्वेस्टिगेशन की फाइनल रिपोर्ट्स में। और बाकी ये कि आपको बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह 1 महीने तक आ जाएगी इसकी फाइनल रिपोर्ट। बिल्कुल, सारा जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होगी देखने वाली वो ये है कि जो पायलट्स थे वो जहाज के अंदर वो किस चीज में प्री ऑक्युपाइड थे, कि वो उन्होंने लेट डिसेंड की, लेट डिसेंड क्यों की, ठीक है। मेरे जहन में आया, क्या रमजान चल रहा था, बोथ द पायलट्स, तो क्या एक पायलट को करना चाहिए रमजान फ्लाइट के दौरान? बिल्कुल, मैंने ये बात सुनी भी है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि मेरे उसमें बहुत अच्छे नेक लोग थे, लेकिन मेरे ख्याल है पायलट के लिए नेक होना ये है कि वो रोजा ना रखे, वो रात को आराम से सोए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके पीछे इतने लोग बैठे हुए हैं। उसकी इबादत है रोजा ना रखना, उसकी इबादत है रात को सोना, उसकी इबादत है पूरा रेस्ट करना, ये बहुत जरूरी है। और ये पॉइंट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से लाजमी निकलना चाहिए कि ये पायलट किस चीज से प्री ऑक्युपाइड थे, कि इन्होंने एक फ्लाइट जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है जिसमें कुछ भी इंट्रिकेसी नहीं है, तो पहिए वहां नीचे क्यों नहीं किए, लेट डिसेंड क्यों किया, ये वहां किस चीज को डिस्कस कर रहे थे कॉकपिट के अंदर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्री ऑक्युपेशन इन द कॉकपिट। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर 1 महीने बाद आपको, इट्स वेरी सैड दिस एक्सीडेंट की सारी वो, लेकिन लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अक्सर लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था कि आज तक कोई भी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन अब मैं सारे जितने लोग मेरे देख रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया केविन कुमार जफर इकबाल ने कितना डिटेल्ड हमें समझाया सारा, और यही बात उन्होंने पहली उसमें भी की थी, मैं लिंक बिलो में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इनकी पहली वीडियो भी देखें जाकर, और इस वीडियो को भी देखें, और 1 महीने बाद हम फाइनल वीडियो के साथ आप लोगों के सामने दोबारा हाजिर होंगे। अब इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।